हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अपकमिंग एग्जाम्स। तो 30th ऑफ अप्रैल 2025 को फाइनली केंद्र सरकार के द्वारा कास्ट सेंसस 2025 को मंजूरी मिल गई है। यानी कि अब जो 16th सेंसस होगा उसमें जाति के आधार पर आंकड़ा निकाला जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि जितने भी वंचित समूह हैं या वंचित जाति हैं उनको समान रूप से लाभ मिलेगा। किन क्षेत्रों में? तो सेवा के क्षेत्र में, आरक्षण के क्षेत्र में, और फिर सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं उन क्षेत्रों में उन लोगों को सही ढंग से उसका लाभ मिलेगा। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आज का जो ये वीडियो है इसमें हम जाति जनगणना 25 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उसे हम इस वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में मैंने टॉप 30 सवालों को शामिल किया है जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या है जाति जनगणना। तो जातिगत जनगणना एक ऐसी जनगणना है जिसमें जाति के आधार पर देश की जो जनसंख्या है उसे बांटने का प्रावधान है। 1951 के बाद अगर देखें तो सामाजिक एकता को बढ़ाने के लिए जातिगत डेटा को इकट्ठा करना समाप्त कर दिया गया था। हालांकि SC ST यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति इनकी जनसंख्या का जो डेटा है वो वर्तमान का जो 2011 का सेंसस है या उससे पहले का जो सेंसस है उसमें इसका डेटा एकत्रित है। अब जो ये न्यू कास्ट सेंसस को मंजूरी मिल गई है तो इसके बाद क्या होगा कि OBC यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस या फिर अन्य जितने भी वंचित समुदाय हैं इनका आंकड़ा भी सेंसस में शामिल होगा। इसके साथ में हम 2011 का जो सेंसस है उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी तो वो हुई थी 1872 को। लेकिन अगर नियमित जनगणना के बारे में आपसे पूछा जाए तो वो हुआ था 1881 को। उस हिसाब से अगर हम देखें तो 2011 का जो सेंसस है वो भारत का 15th सेंसस है, जबकि अगर स्वतंत्र भारत का देखें यानी कि 1947 के बाद का अगर देखें तो ये 7th सेंसस है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जिसे हम देखते हैं। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 1.21 बिलियन। दशकीय वृद्धि ये कितना है? 17.7%। दशकीय वृद्धि का मतलब होता है कि प्रत्येक 10 साल में कितना जनसंख्या का वृद्धि हुआ है। तो 2001 से लेकर 2011 के बीच में कितना वृद्धि हुआ है? तो 17.7% जनसंख्या का वृद्धि हुआ है। सर्वाधिक आबादी वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। सबसे जो कम आबादी वाला राज्य है वो है सिक्किम। इसकी जो थीम थी वो थी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो है हरियाणा। लिंगानुपात यानी कि प्रत्येक 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं, ये लिंगानुपात होता है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो है वो है केरल और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जो है वो है बिहार। लेकिन बिहार का हम देखें तो कास्ट सेंसस को लागू करने वाला बिहार जो है वो भारत का पहला राज्य है। तो इसमें बिहार ने एक अलग उपलब्धि प्राप्त की है। वर्तमान जो जनगणना आयुक्त हैं वो है मृत्युंजय कुमार नारायण। ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम देखते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को MCQ फॉर्म में। तो देखते हैं आज का पहला सवाल कौन सा है। पहला सवाल है, स्वतंत्र भारत की पहली जाति आधारित जनगणना को कैबिनेट के द्वारा कब मंजूरी मिली है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 30th ऑफ अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा जाति आधारित जनगणना को मंजूरी मिली है। तीसरा सवाल है, भारत की पहली जाति आधारित पूर्ण संगठित जनगणना कब आयोजित हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 1881 में। किसके काल में? तो लॉर्ड रिपन के काल में। लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था।
और ध्यान रखिएगा कि इसे औपनिवेशिक भारत की पहली वैज्ञानिक जनगणना भी कहा जाता है। तो ये दोनों ही पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, भारत में जाति आधारित जनगणना प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिहार। तो बिहार वो पहला राज्य है जिसने जाति आधारित जनगणना प्रारंभ की। लेकिन अगर हम देखें दूसरा राज्य कौन है, तो दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी। अगला सवाल है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रत्येक 10 ईयर्स के अंतराल में भारत में जनगणना होता है। अगला सवाल है, भारत में पिछड़े वर्गों के लिए कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं NCBC, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत में जनगणना निम्नलिखित में से कौन आयोजित करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत के महापंजीयन और जनगणना आयुक्त का कार्यालय। इन्हीं के द्वारा भारत में 10 ईयर्स पे जनगणना का आयोजन होता है। अगला सवाल है, जाति जनगणना आधारित भेदभाव किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 15 में जाति आधारित भेदभाव संबंधित उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछड़े वर्गों के लिए सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 16(4) जो है ये इसका राइट आंसर होगा। इसके अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान है, जैसे जो भी गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह होते हैं उसमें उन्हें आरक्षण दिया जाएगा अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मंडल आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1979 में मंडल आयोग की स्थापना हुई थी। अगला सवाल देखते हैं, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा BP मंडल, मंडल आयोग के अध्यक्ष थे। अगला सवाल है, मंडल आयोग को आधिकारिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका एक अन्य नाम भी है जो कि है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग। यानी मंडल आयोग का जो अन्य नाम है वो है सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंडल आयोग द्वारा सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में OBC यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस, इसके उम्मीदवारों के लिए कितना प्रतिशत का आरक्षण का सिफारिश किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, 27% का जो है आरक्षण का सिफारिश हुआ है मंडल आयोग में। किसके लिए? OBC के लिए, यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मंडल आयोग ने किस वर्ष के आधार पर OBC की जनसंख्या का आकलन किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1931 का जो सेंसस हुआ था इसके अंतर्गत ही मंडल आयोग ने OBC की जनसंख्या का आकलन किया था। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि NCBC की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका राइट आंसर होगा 1993। NCBC यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप नोट कर लें। देखिए, ये जो NCBC आयोग है इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होते हैं और 3 अन्य सदस्य भी शामिल होते हैं। तो इससे संबंधित सवाल भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि NCBC को किस संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 102वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा ही NCBC को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। कब हुआ? तो वर्ष 2018 में। अगला सवाल है,
संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि एनसीबीसी की स्थापना की बात कही गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 338 बी ब्रैकेट 1। इस आर्टिकल के अंतर्गत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा, ये उल्लेख किया गया है। अगला सवाल है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस, जिसे इंग्लिश में आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कहते हैं, इसके लिए किस संविधान संशोधन के द्वारा आरक्षण का प्रावधान है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, 103वां संविधान संशोधन के द्वारा ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, भारत में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से किसे जाना जाता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये होगा ऑप्शन ए, काका कालेकर आयोग को प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार एसटी की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एमपी। एमपी में एसटी की यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की सर्वाधिक जनसंख्या है, यानी जिसे हिंदी में आप अनुसूचित जनजाति बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? यहाँ पर देखिए, यहाँ कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ सर्वाधिक नहीं होगा, यहाँ पर होगा कि जनसंख्या नहीं है, यानी वो कौन से राज्य हैं जहाँ पर अनुसूचित जनजाति बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शंस देखते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। दूसरा है चंडीगढ़ जो कि एक यूटी है। तीसरा है पुडुचेरी और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा उपर्युक्त सभी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये जितने भी ऊपर में राज्य हैं वो उन सभी राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की संख्या बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय जाति जनगणना से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, होम मिनिस्ट्री। तो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही जाति गणना करवाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, वर्ष 2011 के सेंसस के अनुसार भारत का सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा मुस्लिम। मुस्लिम की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है, यानी कि भारत का जो टोटल जनसंख्या है उसके अंतर्गत भारत में 14.2% मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, सेंसस 2011 के अनुसार बौद्ध की सर्वाधिक आबादी किस राज्य में है? तो बौद्ध की जो सर्वाधिक आबादी है वो है सिक्किम में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, 2011 सेंसस के अनुसार भारत के कुल आबादी का कितना प्रतिशत अनुसूचित जाति है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 16.6% अनुसूचित जाति है हमारे भारत में कुल आबादी का। और अगर हम ये देखें कि किस राज्य में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति है तो वो कौन है? उत्तर प्रदेश। इस राज्य में अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है वो है 20.69%। हमारा अगला सवाल है, भारत का 15th सेंसस किस वर्ष हुआ था? इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, 2011। तो 2011 में जो सेंसस हुआ था ये इंडिया का 15th सेंसस है। और यहाँ पर जो ऑप्शन ए में आप देख रहे हैं 2001, ये है भारत का 14th सेंसस। और आप यहाँ जो थर्ड ऑप्शन देख रहे हैं ये 16वां सेंसस होता, लेकिन ये कोविड-19 के वजह से कैंसिल हो गया था, नहीं हो पाया था। तो अब जो अगला सेंसस होगा भारत में वो होगा 16वां सेंसस। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, भारतीय जनगणना का जनक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा हेनरी वॉल्टर को भारतीय जनगणना का जनक के रूप में माना जाता है। 28वां क्वेश्चन है,
ईयर 2021 की 16वीं जनगणना किस कारण से स्थगित हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोविड महामारी के कारण वर्ष 2021 का जो सेंसस है, जो कि 16वां सेंसस था, वो नहीं हुआ। और यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो 16वां जनगणना होगा, ये भारत का पहला डिजिटल सेंसस होगा। तो यहाँ पे समाप्त होता है हमारा टोटल 28 क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।